तो प्यारे छात्रों, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पे आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ रखी हुई है जो आपके पुराने परीक्षाओं में कई बार पूछा है और आने वाले परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे छात्रों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और दिए हुए प्रश्नों का सही से जवाब दीजिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, देखिए पहली बात तो बताइए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। देखिए ये संख्या जो है 12 है वर्तमान में। राइट नाउ इनकी संख्या कितनी है, 12 है। अच्छा, अब जब भारत का संविधान बना था उस समय इस अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो बता दें छात्रों, उस समय इन अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी, जो वर्तमान में बढ़ के कितनी हो गई है, 12 हो गई है। इसका आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है छात्रों, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब जो बात करेंगे वो प्रथम अनुसूची की बात करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, तो थोड़ा सा आप धैर्य धारण करेंगे और चीज़ों को बहुत ढंग से देखेंगे जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। प्यारे छात्रों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा जो आपको ना आए, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान पूर्वक देखें। चलिए प्यारे छात्रों, देखिए प्रथम अनुसूची की बात करें तो पहले अनुसूची में जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है। देखिए, भारत के संघ और घटक राज्यों के बारे में बात की गई है कि भारत देश में इतने राज्य हैं और इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। देखिए वर्तमान में इनकी संख्या जो है अभी राइट नाउ इनकी जो संख्या है वो बढ़ी हुई है। भारत देश में कुल 29 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो जो संख्या पहले 7 हुआ करती थी अब 2 और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को लेके अब ये संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, देखिए पहला ही नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देखिए प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार हिट किया हुआ है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। तो ये है 62वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए अगले पॉइंट की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछेगा कि बताइए कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई। पहला क्वेश्चन, तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य को किस राज्य से पृथक किया गया, तो वो आंध्र प्रदेश से पृथक किया गया। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए द्वितीय अनुसूची की बात करें तो दूसरी जो अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पिलर्स हैं, पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये जो जितने भी राजनेता हैं उनको उस पद पे बने रहने के लिए कितना वेतन, कितना भत्ता और कितना पेंशन दिया जाएगा, इन सारी बातों का जिक्र जो किया गया है वो दूसरी अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है प्यारे छात्रों, अरे भाई जिस तरह से आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि फॉर्म भरेंगे तो अगर हमारा हो जाएगा तो हमें इतना पैसा मिलेगा, तो सेम वही चीज़ है। दूसरी अनुसूची में पहले इनको क्लियर कर दिया गया कि भाई अगर आप सांसद बनते हैं
राज्यपाल बनते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिस भी पद पे जाते हैं उस पद के लिए जो आपके वेतन, भत्ते और पेंशन है वो ये हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, तीसरे अनुसूची में जो ये विभिन्न पदाधिकारी जो इन पदों को ग्रहण करेंगे, जिनके पेंशन भत्ते की बात की गई है, उनके द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की गई है तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तो पहले में संघ राज्य के बारे में चर्चा थी, दूसरे में इनके वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है, और तीसरी अनुसूची में इनके द्वारा ग्रहण किया गया जो पद है, उस पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसके बारे में चर्चा किया गया है तीसरी अनुसूची में, ठीक है प्यारे छात्रों। देखिए चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। जो चौथी अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा, लोकसभा में किस तरीके से प्रतिनिधित्व करेंगे लोग आके, उसके बारे में बात की गई है चौथी अनुसूची में, ठीक है प्यारे छात्रों। बात करें पांचवी अनुसूची की तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। यानी कि अगर पांचवी अनुसूची की देखा जाए बात, तो इसमें जो SC ST वाले इलाके हैं, ठीक है, उन SC ST वाले क्षेत्रों पे कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे उन क्षेत्रों पे नियंत्रण रखा जाएगा, इसी के बारे में चर्चा की गई है पांचवी अनुसूची में, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब बात करें छठी अनुसूची की तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट किया हुआ है, क्योंकि छठी अनुसूची में ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। देखिए आप याद कर सकते हैं, पांचवी अनुसूची में SC ST क्षेत्रों पे नियंत्रण कैसे किया जाए, उस पर प्रशासन कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा की गई है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों पर या फिर त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में रहने वाले जो जनजाति है उस पे प्रशासन के लिए जो प्रावधान किए गए उसके बारे में बात की गई है छठवीं अनुसूची में प्यारे छात्रों। बहुत विशेष ध्यान देना है कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें क्या करना है, SC ST वर्ग के लोगों के पर कैसे शासन प्रशासन चलाना है उसके बारे में बात की गई है पांचवी में। लेकिन अगर छठी अनुसूची की बात करें जिसमें भी जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन के बारे में ही चर्चा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि छठी अनुसूची में जो 4 नए राज्यों का नाम शामिल कर दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की जनजाति के लिए ही ये छठी अनुसूची का निर्माण किया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए सातवीं अनुसूची की बात करें, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। इस अनुसूची में बताया गया है कि केंद्र के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं और राज्य के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। केंद्र किस किस शक्तियों लेके काम करेगा और राज्य किन किन शक्तियों लेके काम करेगा, ये बताया गया है सातवीं अनुसूची में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि पाँचवीं में SC ST जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात है, छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात है, और अगर सातवीं में बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बात कही गई है, ठीक है। ये जो शक्तियों का बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा इसके बारे में चर्चा की गई है सातवीं अनुसूची में। तो देखिए इसी के अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हमारे सामने पेश की गई हैं। पहली जो अनुसूची है संघ सूची, ठीक है, ये जो संघ सूची है इस पे जो काम करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार इस पे काम करती है, ठीक है। दूसरी जो है वो है राज्य सूची, इस पर जो काम करने वाली सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार काम करती है, यानी हमारे मुख्यमंत्री इस पे वर्क करते हैं। और तीसरी जो होती है समवर्ती सूची होती है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। प्यारे छात्रों आपको यहीं एक बात और बता दें
कि अगर किसी मुद्दे को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो उस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही पास किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा कानून जो बनाया गया है उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो अगर किसी एक मुद्दे को लेकर दोनों फाइट करेंगे तो विजेता कौन बनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात करें अगर संघ सूची की तो इस सूची में जो विषय दिए गए उस पर माफ़ी चाहते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। देखिए, इस सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? केंद्र सरकार को है। अभी हमने आपसे बात की है। संविधान के लागू होने के समय जो केंद्र सरकार के पास विषय थे संघ सूची के संदर्भ में वो थे 97, जो वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया है? 98 हो गया है। इस विषय को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये विषय ऐसा है जहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो बता रहा हूँ प्यारे छात्रों, इसके बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तब आप कहिएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठेगा तो वही क्वेश्चन उठेगा जो मैं आपको पढ़ा चुका रहूँगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए प्यारे छात्रों, ठीक है। बात करते हैं राज्य सूची की। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है, ठीक है। देखिए, हमने जो बात कही थी, यदि राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई भी मुद्दा है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि राष्ट्र हित से संबंधित कोई मुद्दा है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, चाहे वो मुद्दा राज्य सूची का ही हो। लेकिन अगर राष्ट्र हित से संबंधित है तो उस मुद्दे पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसके लिए राज्य उन्हें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है, ठीक है। देखिए, संविधान के अगर लागू होने के समय की बात की जाए तो संविधान जब लागू हुआ तो राज्य सूची में जो विषय थे वो 66 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़ के कितने हो गए हैं? 62 हो गए हैं। प्यारे छात्रों, ये बढ़े नहीं हैं, वर्तमान में ये घट गए हैं। एक्चुअली ये हुआ है कि कुछ विषय जो ऐसे थे उन्हें अन्य विषयों के साथ जोड़ के कम कर दिया गया प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए देखिए, जो तीसरा पॉइंट है हमारा समवर्ती सूची। देखिए, इसके अंतर्गत जो दिए गए विषय हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, ठीक है। देखिए, जो अगला पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने इसके बारे में चर्चा ऊपर ही कर ली थी। परंतु यदि कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है और राज्य सरकार अगर कानून बनाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। संविधान के लागू होने के समय प्यारे छात्रों, समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई है, यानी कि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ी है। तो केंद्र सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय थे उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन राज्य सूची में इनकी संख्या क्या हो गई है? घट गई है। इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। केंद्र सूची में संख्या 1 बढ़ी थी, ठीक है। राज्य सूची में संख्या 4 घट गई, फिर समवर्ती सूची में संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। बात करें 8वीं अनुसूची की तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया प्यारे छात्रों, ठीक है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची जब बनी थी उसमें कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया तो संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई? 15 और 3 18 इनकी संख्या हो गई प्यारे छात्रों, ठीक है। यानी कि 1992 में संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी, ठीक है। फिर 2004 में संशोधन किया जाता है, इसमें मैथिली, संथाली,
डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जगह मिलती है। ठीक है, 2004 के संशोधन के बाद छात्रों संख्या कितनी हो जाती है? आपने देखा 14 यहाँ था, एक 15, 3 18 हो गया, 18 और 4 कितने हो गए? ये 22 हो गए। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख कर दिया गया। प्यारे छात्रों, देखिए क्वेश्चन एक दो ऐसे ही पूछे जा सकते हैं अगर एग्ज़ाम नर पूछना चाहे तो। मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो समय था 2004 का। ठीक है, या फिर ये 2004 में निम्न में कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिली? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है प्यारे छात्रों, इसीलिए आपको हम सभी क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं कि क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए जवाब आपके तुनीर में होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें, जो 9वीं अनुसूची है इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाएगा कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951, 1952, 53, 54। तो आपका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जगह मिली। ठीक है, देखिए इस अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ने का आशय क्या था? इस अनुसूची को जोड़ने का जो आशय था वो भारत के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के मामलों के लिए ही इसे जोड़ा गया है कि संपत्ति के अधिग्रहण के कई मामले सामने आ रहे थे जिन्हें सरकार द्वारा सुलझाने में बहुत समय लगता था, इसलिए सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाई और इसके अंतर्गत जो संपत्ति के अधिग्रहण के जो भी मामले थे उसे क्या कर दिया, उसका उल्लेख कर दिया कि उसे किस तरह सुलझाया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो संपत्ति के अधिग्रहण के मामले के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया। जोड़ने का आशय संपत्ति अधिग्रहण के मामलों को ख़त्म करना। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। देखिए इकलौती ऐसी अनुसूची है जिसे न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए बताइए किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो आपका आंसर बहुत सही होगा कि भाई वो 9वीं अनुसूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है प्यारे छात्रों। ठीक है, आगे देखिए 10वीं अनुसूची की बात करें अगर, तो यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें दल बदल से संबंधित नियमों का प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित नियमों का प्रावधान है प्यारे छात्रों। देखिए दल बदल से संबंधित नियम क्या होते हैं? देखिए शुरू में जब हमारे देश में वोटिंग का काम चल रहा था तो दल बदल यानी कि जो भी नेता हुआ करते थे वो अपने निजी फ़ायदे को देखते हुए वोटिंग के लास्ट दिन तक, लास्ट सेकंड तक वो एक दल से दूसरे दल में चले जाया करते थे, जिससे उनका तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होता था लेकिन जो देश की जनता थी उन्हें बहुत समस्या होती थी। तो इसलिए 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ दिया गया और दल बदल संबंधित प्रावधान को लिख दिया गया कि यदि किसी भी राजनेता को एक दल से दूसरे दल में जाना है तो अपने नॉमिनेशन के पहले ही वो उस दल को चुन लेगा। नॉमिनेशन के बाद वो एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकता है, ये प्रावधान कर दिया गया। यदि वह
उस दल से नहीं लड़ना चाहता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, लेकिन किसी अन्य दल में जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये दल बदल संबंधित नियम का प्रावधान किया गया था। तो क्वेश्चन आता है दल बदल संबंधित नियम का प्रावधान किस अनुसूची में है? प्यारे छात्रों, वो अनुसूची है 10वीं। ठीक है, बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इन सब डेट को प्यारे छात्रों आप याद रखिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखने पर आपको चीज़ें बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ों को आपकी भाषा में आपके तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है विजन क्लासेस गोरखपुर के इस चैनल द्वारा। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में जगह मिली है? तो वो है 11वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान निर्माण के समय पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे 29, 29 विषय पर काम करना था। ठीक है, बात करें 12वीं अनुसूची की, तो इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ने का आशय क्या था? देखिए, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। उन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए 12वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था भारतीय संविधान में। देखिए प्यारे छात्रों, ये पूरा टॉपिक क्लियर होने के बाद से अब बारी आ गई है टेस्ट सीरीज़ की। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टेस्ट सीरीज़ को हल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपकी भाषा में आपके लिए रखा गया था उसे आप बहुत एंजॉय किए होंगे, आपको समझ आया होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट सीरीज़ को और देखते हैं कि क्वेश्चन की सीरीज़ क्या क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने अनुसार उसको आप टिक कर सकते हैं, फिर जवाब बताने पर आप अपने जवाब को मिला सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण से है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से है, संसद से है या राष्ट्रपति के चुनाव से है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए प्यारे छात्रों, आपका टाइम खत्म हो गया। संविधान की जो 2री अनुसूची है उसका संबंध हम बता दें आपको, तो महत्वपूर्ण पद पर जो अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके वेतन और भत्ते से है। हमने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में क्या है, 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। 2री अनुसूची जो महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। और 3री अनुसूची इस तरह से हमने आपको पढ़ाया था। एक बार फिर से वीडियो बैक करके आप चीज़ों को देखिए, आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? प्यारे छात्रों, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप बताइए किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या पहली अनुसूची? बताइए प्यारे छात्रों, इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में मान्यता दी गई है कि भारतीय अनुसूची में कुल 22 भाषाएं होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। अब बताए प्यारे छात्रों, दल बदल संबंधित जो बातें की गई थी वो किस अनुसूची में की गई थी डियर स्टूडेंट, आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो टाइम होता है वो शुरू हो रहा है। अब बताइए दल बदल संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में दिए गए हैं, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं या 10वीं अनुसूची में। टाइम अप हो गया। देखिए दल बदल संबंधी जो नियम है वो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। हमने आपको बताया था कि जो दल बदल संबंधित जो बातें हैं वो इसीलिए की गई थी कि कोई राजनेता चुनाव के आखिरी क्षण में एक दल से दूसरे दल में चला जाए, इसलिए ये बातें की गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है, जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है। ठीक है, आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है, बताइए क्या आंसर होगा। टाइम अप। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ए एंड सी, ए और सी। ए और सी में 6ठी अनुसूची जो है लागू नहीं होती है, यानी मणिपुर और नागालैंड जो होती है जो है यहाँ पे चीज़ें लागू नहीं होती हैं। प्यारे छात्रों पूरा वीडियो जो देखा होगा ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। प्यारे छात्रों किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आपका जो ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 9वीं अनुसूची जो है आरक्षण संबंधित विधेयक को सम्मिलित किया गया है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। प्यारे छात्रों इसका जवाब देंगे आप। तीसरी अनुसूची, पहली, चौथी, 7वीं, कौन सी अनुसूची ऐसी है। देखिए प्यारे छात्रों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये प्रथम अनुसूची है जो देश के जो 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का वर्णन कौन करता है, वो पहली अनुसूची करती है। प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। बताइए 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई, इस बात को बताना है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। बताइए प्यारे छात्रों इसका आंसर क्या होगा। परिवर्तन या प्रावर्तित होगा प्यारे छात्रों। इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जुड़ने का मौका मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। प्यारे छात्रों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की बात की गई है। आपका टाइम शुरू हो गया है, बताइए प्यारे छात्रों क्या होगा इसका आंसर।
देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, समवर्ती सूची किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक है डियर स्टूडेंट, बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में समवर्ती सूची लागू नहीं होती। देखिए डियर स्टूडेंट, ये तब की बात थी जब ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं था। अब चूँकि ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो गया है, तो अब यहाँ समवर्ती सूची लागू हो गई है प्यारे छात्रों। जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यहाँ समवर्ती सूची लागू हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि ये अपडेट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, जब संविधान लागू हुआ था तब समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47 विषय थे जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आप ध्यान दीजिएगा, संविधान लागू होने के समय, संविधान के बाद, कब की बात की गई है। तो प्यारे छात्रों, ये था हमारा टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसे आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप इसे पूछ भी सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बात आपको ना समझ में आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे छात्रों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।